नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। एक बड़ा दावा जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं वो ये कि वो तो युद्ध जीत चुके हैं। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में ईरान युद्ध हार गया है, या फिर ये दावे जो हैं वो बहुत प्रीमेच्योर हैं, या गलत इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, या फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है? मॉरल तोड़ने के लिए भी इस तरह के दावे किए जाते हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध असल में कहां पर है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इन तीनों के बीच, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच आखिर अभी इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहले तो बताऊं कि ईरान को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। अली लारिजानी की मौत की उसने पुष्टि कर दी है। पहले इजराइल ने दावा किया था, अब ईरान ने इसकी पुष्टि कर दी है। जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसके प्रमुख थे अली लारिजानी, और उनकी इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि उनके साथ साथ उनके बेटे की और कुछ गार्ड्स की भी मौत हुई, और कई सिविलियंस, आम नागरिकों के भी मौत की इस एयर स्ट्राइक में खबर आई है। आईआरजीसी के मुताबिक, जो वहां के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके मुताबिक उनके जो बासिज कमांडर हैं गुलाम रजा सुलेमान, उनकी भी इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। तो इन दोनों को लेकर ईरान ने पुष्टि कर दी है कि ऐसा हुआ है। इसे लेकर ईरान ने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किए हैं। कुछ जगह पर ये अटैक्स जो हैं, जो लक्ष्य पर लगे हैं, नुकसान भी काफी हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लारिजानी पिछले शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर नजर आए थे। जो कुद्स डे की रैली जो हुई थी उसमें वो नजर आए थे, और उन्होंने लोगों से बातें भी की थी, बयान भी दिए थे। और इजराइल का ये कहना है कि इस तरह से जो पब्लिक अपीयरेंस हुए हैं उसके बाद उन्हें सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, और आंतरिक खुफिया जानकारी के जरिए उसके बाद उनके ऊपर एक प्रेसिशन स्ट्राइक किया गया और उनको मारा गया। इजराइल का कहना है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये कहना है कि जैसे जैसे टॉप लीडरशिप खत्म हो रही है वैसे वैसे वहाँ के लोगों को ये मौका मिल रहा है कि वो ईरान की रजीम को उखाड़ फेंके। असल में ये जो दो लोगों को, ये जो दो लीडरशिप को मारा गया है, इनका बैकग्राउंड क्या था? असल में पिछले कुछ वक्त में जो ईरान में सरकार विरोधी लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, उनसे इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, लारिजानी का भी और सुलेमान का भी। वो इसलिए क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलने लगे, विरोध करने लगे, तो उसको कड़ाई से, इस विरोध को कैसे दबाना है उसका फैसला इन लोगों ने लिया। और जिस तरह से इस विरोध को खत्म किया गया, कुचला गया, वो इनके हिस्से जाता है। ईरान से बाहर रह रहे, अगर ईरान के लोगों से आप बात करेंगे तो वो इनको, इनके बारे में ये कहते हैं कि इनके आम नागरिकों के खून से इनके हाथ रंगे हुए। लेकिन अभी ईरान में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप ईरान की तस्वीरें देखें, अगर आप कुड्स डे की तस्वीरें देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग हैं, और इस रैली में खुलेआम न सिर्फ लारिजानी बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्कियां भी, मसूद पेजेश्कियां भी वहाँ पर चलते नजर आ रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों जो सूत्रधार माने जाते थे कड़ाई से इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए, अब वो खत्म हो गए। तो एक दूसरे तरह का नैरेटिव जो पहले चला था, बीच में बंद हुआ और फिर से अब चल पड़ा है कि ईरान के लोग ईरान की सरकार को उखाड़ फेंके। ये क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं, वो आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम इसका जवाब देते हैं कि आखिर इस बयान के पीछे क्या है। इस बयान के पीछे ये है कि जब लारिजानी को ईरान ने मार गिराया, इजराइल ने मार गिराया और सुलेमान को भी एयर स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया, उसके बाद एक इंटरव्यू में वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने ये कहा है कि इससे कोई भी राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि ईरान में जो सत्ता है, जो शासन का तरीका है, वो कई लेयर्स का है।
किसी एक टॉप लेयर के लीडर के मारे जाने के बाद वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई वैक्यूम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसा खालीपन हो जाता है कि उसको भरा नहीं जा सकता, या उसके बाद बिल्कुल शॉक में, पैरालिसिस में सिचुएशन ठहर जाता है और किसी के लिए भी आसान हो जाता है उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करना। ऐसा नहीं है। और यही बात आरागची ने इस इंटरव्यू में कही है। उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक सिस्टम जो है ईरान का वो बहुत मजबूत है, प्लान्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं और इस सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। ये समझना भी ज़रूरी है कि ईरान जो है इस तरह के हमले के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा था। तो ये कहना कि सिर्फ एक जो टॉप लेयर ऑफ लीडरशिप है उसको अगर इजराइल या अमेरिका ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम फेलियर होगा, ये कहना गलत होगा। क्योंकि और यही चीज़ सामने भी आ रही है। नहीं तो ये संभव नहीं होता ईरान के लिए कि इतने लंबे वक्त तक वो इजराइल और अमेरिका के मजबूत जॉइंट फायर पावर का सामना कर पाता। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि एक नेता के जाने से, दूसरे नेता के जाने से, जिनके नाम, जिनके कार्यकलाप सब कुछ दर्ज हैं सबके सामने, उनके जाने से कुछ भी रुका हो। फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं इजराइल के पीएम, और क्यों ये बात अब एक बार फिर से सामने आने लगी है कि लोगों को सामने आना चाहिए। लोग, आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितने बढ़िया हैं या वहाँ के लोग कितने समझदार हैं। असल में ये एक रियलाइजेशन है जो अब हो रही है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में वो इसलिए क्योंकि जो एक उम्मीद थी कि वेनेजुएला की तरह कुछ ही वक्त में, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 10 दिन में ये युद्ध जो है वो निपटा दिया जाएगा, वो नहीं हुआ है। एक जो उम्मीद थी कि रजीम चेंज हम करेंगे, ये दावा था बार बार, वो भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट रजीम और मजबूत नज़र आ रही है फिलहाल बाहर से। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मीडिया सेंसरशिप हर जगह है, चाहे वो ईरान हो, चाहे कुछ हद तक इजराइल और कुछ हद तक अमेरिका, ये हर जगह है। और ये युद्ध में हो सकता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, जो भी देश इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है वो नहीं चाहेगा कि एक एक चीज़ जो है, उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाए, क्योंकि उसके ज़रिए भी दुश्मन जो है वो निशाना बना सकता है। तो कई लेवल्स पे सेंसरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब है कि रजीम चेंज हो पाया है, नहीं हो पाया है, ये अब साफ नज़र आया है। तो इसीलिए एक बार फिर से ईरान की जनता से बताया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि हम इन टॉप लीडरशिप को बिल्कुल इनका सफाया कर रहे हैं ताकि आपकी राह आसान हो जाए। लेकिन ईरान में हो क्या रहा है, और किसी भी देश में अगर युद्ध का माहौल है तो वहाँ पर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि बम जो गिर रहे हैं वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों को नुकसान पहुँचा के उन्हें ख़त्म करके चले जा रहे हैं। साथ में बड़ी संख्या में जो आम नागरिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। हर 2 घंटे पर वहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हर 2 घंटे पर या 45 मिनट पर एयर सायरन जो वहाँ पर एयर स्ट्राइक की आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई आसान है ज़िंदगी। लोग जो हैं वो भी उतने ही परेशान हैं। और कुर्स रैली में काफ़ी नज़र आया कि लोग जो हैं वो निकले हैं सड़कों पर, नेताओं के पीछे पीछे वहाँ पर निकले हैं। और जब लोग घायल हुए हैं तो किस तरह से खून देने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद रहे, आम लोग मौजूद रहे। एक जगह पर ये कहा गया एक शहर के बारे में कि वहाँ पर ट्रैफिक के लिए हेल्प करना है, तो उसके लिए भी लोग लाइन लगाकर सामने खड़े हुए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये याद रखना ज़रूरी है कि क्योंकि ईरान को इतना लंबा वक्त मिला है और ईरान को पूरा अंदाज़ा था कि किस तरह से हमला होगा, 2 तरफ़ा हमला होगा और उसके लिए कैसी तैयारी करनी है। तो खबरें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रही हैं नुकसान की, और
ये भी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो स्ट्राइक्स हैं, और ये स्ट्राइक जो हैं हज़ारों हज़ार स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स हैं जो कि ईरान के ऊपर की जा रही हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दिए बिना ईरान क्या कोशिश कर रहा है? ईरान कोशिश कर रहा है कि जो दुश्मन है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाए। तो पहले हमने देखा कि किस तरह से जो पुराने हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया, और अब हम नए तरह के मिसाइल उनके देख रहे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर गिर रहे हैं। हालांकि अमेरिका का और इजराइल का ये कैलकुलेशन है कि पहले से प्रतिशत के तौर पर देखें तो मिसाइल के हमले काफ़ी कम हुए हैं ईरान के, और इसका श्रेय वो ये देते हैं कि लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी नष्ट किए हैं। ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं वो नष्ट किए हैं। तो मिसाइल हो भी लेकिन लॉन्चर ना हो तो उससे हिट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ईरान को समझ में आ गया है कि असल में इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर यहाँ पर साबित होगा। तो क्या किया उन्होंने, एक गल्फ के जितने बाकी देश हैं उनके आसपास, उनके उसमें ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजे, ना सिर्फ ठिकानों पर, एयरबेसेस पर, बल्कि एयरपोर्ट्स पर या फिर जो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर भी बड़ी असुरक्षा की भावना, और जो बहुत केयरफुली बनाया गया है कि इमेज की यहाँ पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमिकली सिक्योर है, हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, वो एक इमेज जो है वो टूट गया है। इसका ये मतलब है कि अगर ईरान सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं वो चला है ईरान ने, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक ऐसा हथियार हो गया है जिससे सबको समस्या हो रही है, हमको आपको भी हो रही है, ऐसा नहीं है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि समस्याएं हो रही हैं। हालांकि सरकार निबटने की इससे पूरी कोशिश कर रही है। दो जहाज़ भी वह नंदा देवी और शिवालिक जो हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ईरान से बातचीत के बाद यहाँ पर भारत पहुँचे हैं, लेकिन अभी 22 अभी वहाँ और हैं जो कि पहुँचेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए भी बातचीत होगी, एक एक कर बातचीत हो रही है इसके बारे में। तो लेकिन यही बाकी देशों के साथ तो नहीं हो रहा है, और ईरान ने साफ कहा है कि जो देश हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं सिर्फ उनको इजाज़त नहीं है, बाकी हमसे बात कर लें और हम उनको निकलने देंगे। तो मुश्किल यहाँ पर ये पड़ गई है, और इसका एक नतीजा एक और दिख रहा है कि वो जो नेटो देशों से डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे थे, अधिकतर देशों ने मना कर दिया है। इस मदद मांगने का भी मतलब है, इस मदद का ये मतलब है कि वो ईरान से निकलना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गले की हड्डी बन गया है। अगर वहाँ पे उन्होंने एक प्रकार का युद्ध जो है खारग आइलैंड वगैरह पर उन्होंने जो मिसाइल छोड़कर एक युद्ध शुरू कर दिया है, अब उसको क्लोज कैसे बताएं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिचुएशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो ऐसा है कि वहाँ पर ईरान का अपर हैंड है, वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में नज़र आता है। तो ये समस्या है। नेटो फोर्सेस अगर वहाँ पर आते या बाकी देश के फोर्सेस वहाँ पर आते तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती और अमेरिका वहाँ से निकल सकता था। फिर ये भी कहा जा सकता था कि हम वहाँ पर लड़ रहे हैं, चाहे अमेरिका की सेनाएं वहाँ पर ना हो, लेकिन हम वहाँ पर लड़ रहे हैं और जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो फिर हो क्या रहा है? ईरान के पास वो भी एक आर्थिक ताकत आ गई है कि दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, और इससे समस्या हो रही है। IMF के साथ और बहुत जानी मानी इकोनॉमिस्ट जो है गीता गोपीनाथ, भारतीय ओरिजिन की हैं, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट डाला और इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। वो ये, उन्होंने कहा कि 2026 में जो वैश्विक ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो करीब 3.3 था, ठीक है। और ये तब था जब $65 प्रति बैरल का तेल का प्राइस होता, उसके दाम होते। कम हो गया का मतलब है 3.3 से वो कम हुआ, और ये $85 प्रति बैरल वो बता रही है। लेकिन अब प्रति बैरल 100 जा रहा है, और आगे ईरान का जो कहना है, ईरान के जो अधिकारी जो है वो जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये कहीं तक भी जा सकता है और हम इसको पहुंचा देंगे, और ये हो रहा है। तेल के कारण समस्या भारत को भी हो रही है, चीन को भी हो रही है, यूरोपीय देशों को भी हो रही है, साउथ कोरिया को हो रही है, जापान को हो रही है।
सबकी गर्दन यहाँ पर फंसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। ग्रोथ का जब रेट नीचे आएगा तो सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा और ये कोई नहीं चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो नेटो पावर्स हैं वो भी नहीं फंसना चाहते और इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया है। लेकिन इच्छा सबकी यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले। तो ये भी एक जो फैक्टर है वो ईरान के फेवर में जाता है। यहाँ पर ये भी साफ हो गया है कि वेनेजुएला ये नहीं है। एक दिन में हालात अमेरिका के पक्ष में नहीं गए। यहाँ पर सिविलियन जो ईरान की जनता है उसको भी समझ में आ रहा है कि इस युद्ध से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा होना नहीं है। इनफैक्ट जो लोग वहाँ विरोध कर रहे थे वो भी अभी चुप बैठे हैं। तो कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो ये कहा जा सके कि जो भी लक्ष्य थे ईरान और इजराइल के वो पूरे हो गए। न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट का सामान था वो नहीं मिला है, रजीम चेंज नहीं हुआ है, लोगों ने सत्ता को उखाड़ नहीं फेंका है। तो फिर मिला क्या? फिर ईरान हरा कैसे? ईरान इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव युद्ध की तरह लड़ रहा है कि भले ही अपना नुकसान हो लेकिन जो दुश्मन है उसको भी मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है और ये हो रहा है। तो ऐसे में युद्ध जीता हुआ डिक्लेयर करना कैसे सही है? ये सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है, दूसरों को ये बताने की कोशिश है कि हम सबसे पावरफुल हैं, हमने कर लिया है। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। युद्ध के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत करने वाला कर देता है, लेकिन ख़त्म करने के लिए सामने वाली पार्टी की भी ज़रूरत होती है और वो इस केस में अभी ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तो ईरान अभी युद्ध हारा नहीं है और अमेरिका इजराइल ने अभी इसे जीता नहीं है। नमस्कार।